हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एलियट वेव्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। एलियट वेव बेसिकली एक 5 वेव स्ट्रक्चर होता है और खास करके ट्रेडर्स के लिए भी ये यूज़फुल होता है और इन्वेस्टर्स के लिए भी यूज़फुल होता है अगर ये ब्रॉडर चार्ट पे इसको यूज़ किया जाए तो एक अलग अंदाज से चार्ट को रीड करने का ये तरीका है। तो देखते हैं किस तरह से एलियट वेव स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और क्या क्या उसकी बारीकी है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली दो प्रकार के एलियट वेव स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये 5 वेव स्ट्रक्चर है, तो एक होता है ऊपर की तरफ अपवर्ड एलियट स्ट्रक्चर और दूसरा होता है डाउनवर्ड एलियट स्ट्रक्चर, जो कि डाउनवर्ड इम्पल्स भी जिसको बोलते हैं, और ये अपवर्ड इम्पल्स है। तो इसमें बेसिकली इस तरह से होता है कि पहला वेव छोटा होता है, फिर सेकंड वेव में एक डिप आता है, थर्ड वेव में एक अच्छा खासा एक लॉन्ग ट्रेंडिंग मूव हमको मिलता है और फोर्थ वेव में फिर से एक करेक्शन हमको मिलता है और माइनर एक डिप मिलता है और उसके बाद फिर फिफ्थ वेव में जाके स्टॉक का नया हाई बनता है और इस तरह से ये एलियट स्ट्रक्चर अनफोल्ड होता है। 5 वेव स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। इसी का उल्टा जब ये डाउनवर्ड एलियट स्ट्रक्चर होगा तो फर्स्ट वेव यहाँ बनेगा, सेकंड वेव एक पुल बैक आएगा, थर्ड वेव आपका बनेगा जो ट्रेंडिंग मूव होगा, सबसे लॉन्गेस्ट होगा, फोर्थ वेव में फिर से एक आपको एक पुल बैक मिलेगा और फिफ्थ वेव में आपको एक नया लो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बेसिकली एलियट वेव फॉर्म होते हैं। और वैसे बहुत लोग सोचते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा चार्ट पे रीड करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका एक बार बेसिकली स्ट्रक्चर अगर आपकी समझ में आ जाए तो ये बहुत आसान होता है इसको देख पाना। तो इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्यों इस तरह से ये एलियट स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। बेसिकली ये डायरेक्टली ह्यूमन इमोशंस से रिलेटेड है, फियर और ग्रीड से। दैट इज़ द रीज़न हमको इस तरह का एक स्पेसिफिक पैटर्न अनफोल्ड होता हुआ दिखता है हमेशा। तो पहला वेव जैसा आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वेव जो होता है वो एक नॉर्मल एक जिसको एक अपमूव कह सकते हैं और वहाँ से फिर एक सेकंड वेव का रिट्रेसमेंट आता है। फर्स्ट वेव यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद एक सेकंड वेव का रिट्रेसमेंट आता है और इस वेव में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये जाके प्रीवियस जो इसका लो था इसको भी ब्रेक कर देगा, लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। और वहाँ से फिर एक माइनर डिप लेने के बाद बिना प्रीवियस लो को तोड़े यहाँ से फिर एक अपवर्ड मूव हमको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये होता है बेसिकली सेकंड वेव का एंड और वहाँ से थर्ड वेव शुरू होता है। लेकिन थर्ड वेव हमको इतनी आसानी से समझ में नहीं आता कि क्योंकि इतना ये सिर्फ ये दो वेव्स के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि थर्ड वेव शुरू हो रहा है। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली। तो थर्ड वेव में बेसिकली क्या होता है कि अब जब ये स्टॉक ने यहाँ पे डिप दिया और उसके बाद यहाँ से फिर ये ऊपर मूव होना शुरू हो गया, तो जो लोग ये प्रीवियसली ये सोच रहे थे कि जब ये सेकंड वेव डेवलप हो रहा था तो ये लो भी उसको स्टॉक ब्रेक कर देगा, ये थोड़ा सा बेरिश व्यू रखने वाले जो लोग थे उन्होंने इसमें शॉर्टिंग काफ़ी एग्रेसिवली किया है, बहुत शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट किए और उन सब के स्टॉप लॉसेस नॉर्मली इस टॉप के आसपास प्लेस्ड होंगे जो कि फर्स्ट वेव था, हमारा टॉप था। तो वहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड हो गया। और अभी क्या हुआ कि जब स्टॉक ने जाके उसका प्रीवियस लो तो ब्रेक नहीं किया और पहले ही उसके रिवर्स हो गया और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गया। तो ये सारे स्टॉप लॉसेस जो इस लेवल पे प्लेस्ड थे तो उसको वो ट्रिगर कर देगा बेसिकली। और दैट इज़ द रीज़न जब थर्ड वेव शुरू होता है तो इस लेवल के आसपास हमको हमेशा जो फर्स्ट वेव का पीक होता है उसके उस जोन में हमेशा हमको एक मोस्ट ऑफ द टाइम हमको एक गैप देखने को मिलता है, प्राइस गैप देखने को मिलता है, क्योंकि वो सारे स्टॉप लॉसेस वहाँ पे ट्रिगर करके वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे एक गैप हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी एक बार जब ये स्टॉप आउट हो जाते हैं शॉर्ट ट्रेडर्स, तो यहाँ से एक नया फ्रेंजी स्टॉक में बन जाता है, क्योंकि जो लोग सोच रहे थे इसमें एंटर करने के लिए टेक्निकल जो देख रहे थे या जो जिस भी किसी तरह से इसको रीड किया जा रहा था, तो वो लोग सोचते कि अगर प्रीवियस स्टॉक के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई स्ट्रेंथ है, तो उसमें एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट होना शुरू हो जाते हैं और एक ट्रेडर्स
कि एक फ्रेंजी हमको देखने को मिलती है, बाइंग फ्रेंजी। और जिन लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए थे आफ्टर रिमेनिंग नर्वस फॉर सम टाइम, वो लोग भी एक सर्टन लेवल के बाद उसमें फिर एंटर होना शुरू हो जाते हैं, सेंसिंग के यहाँ से आगे एक अच्छा मोमेंटम डेवलप हो रहा है और स्टॉक में क्लियर कट बुलिश अंडरटोन नज़र भी आता है प्राइस मूवमेंट में, क्योंकि थर्ड वेव का जो एक्सपांशन होता है बहुत रैपिड होता है और यही वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से थर्ड वेव इतना शार्पली डेवलप होता है। तो बेसिकली ये सारी बाइंग फ्रेंजी होती है कि जो स्टॉप आउट हो गए थे वो थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से वो उस स्टॉक के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर उसमें बाइंग शुरू हो जाती है। जो लोग ट्रेंडिंग मूव्स खेलते हैं वो लोग भी पोजिशनली उसमें लॉन्ग क्रिएट करते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी सोचते हैं कि पहला जो टॉप था उसको टेकआउट कर लिया है और मोमेंटम अंडरटोन अगर इतना स्ट्रांग दिख रहा है तो वो भी विद द ट्रेंड उसको ऊपर की तरफ प्ले करने का एक अटेम्प्ट होता है उनका। तो दैट इज़ द रीज़न ये स्टॉक कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ पुश होता रहता है और यही रीज़न है कि हमको सबसे लॉन्गेस्ट वेव देखने को मिलता है थर्ड वेव, जो कि इस पूरी बाइंग फ्रेंजी की वजह से ऊपर की तरफ एक ट्रेंडिंग मूव डेवलप होता है। और फिर एक एक फेज़ ऐसा भी आता है कि एक अच्छा खासे एक रनअप के बाद एक थोड़ी सी थकावट स्टॉक में आना शुरू हो जाती है और एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग उसमें आना शुरू हो जाता है और दैट इज़ द रीज़न हमको ये फोर्थ वेव का डिक्लाइन मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक फोर्थ वेव का ऑर्डरली डिक्लाइन होता है, ना कि ये कोई सेल ऑफ होता है। तो दैट इज़ द रीज़न ये बहुत ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है, बहुत ऑर्डरली प्रॉफिट टेकिंग होता है छोटा सा, और ये ज़्यादा लंबे समय तक वो सस्टेन नहीं होता है वो जो डिक्लाइन है वो। और इसमें और एक ख़ास चीज़ है कि जब ये फोर्थ वेव का डिक्लाइन आता है तो अगर इस एलियट वेव स्ट्रक्चर को अगर एक ट्रूली जेन्युइन एलियट स्ट्रक्चर बनना है तो उसको इस फर्स्ट वेव का जो उसका टॉप था उसके नीचे फोर्थ वेव को नहीं जाना चाहिए। तो फर्स्ट वेव का टॉप का जो लेवल है उसके नीचे अगर फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट में चला जाएगा तो फिर ये पूरा एलियट स्ट्रक्चर डाउटफुल हो जाएगा और फिर उसको हम एलियट स्ट्रक्चर के तौर पे फिर देख नहीं सकते, क्योंकि उसका एक जो बेसिक रूल था वही वहाँ पे वायलेट उसको ब्रेक हो जाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न ये हमेशा देखना चाहिए कि फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट में फर्स्ट वेव का जो टॉप था उसके नीचे वो रिट्रेसमेंट का प्राइस जाना नहीं चाहिए। और नॉर्मली सेकंड टू थर्ड वेव का जो होता है उसका 50% के आसपास मैक्सिमम हमको एक रिट्रेसमेंट मिलता है और वहाँ से फिर ऊपर की तरफ स्टॉक अपना बेसिकली जो अंडरटोन है उसका ऊपर की तरफ एक ट्रेंड था उसी को रिज्यूम करता है। सो एक ऑर्डरली प्रॉफिट टेकिंग डिक्लाइन हमको मिलता है फोर्थ वेव में और यहाँ से आगे फिर से फिफ्थ वेव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक ऑर्डरली डिक्लाइन के बाद फिर स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे ख़ास चीज़ ये है कि जो मोमेंटम, जो स्पीड हमको प्राइस एक्सेलरेशन का जो हमको रेट ऑफ चेंज हमको थर्ड वेव में नज़र आ रहा था वो फिफ्थ वेव में बिल्कुल एब्सेंट होता है। और हालांकि प्राइस तो ऊपर चलती है लेकिन वो मोमेंटम उसमें नहीं रहता फिफ्थ वेव में और थोड़ी सी एक लैकलस्टर मूव्स हमको देखने को मिलता है। ट्रेंडिंग होता है ऊपर की तरफ लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, तो थोड़ा सा बोरिंग फेज होता है ये फोर्थ टू फिफ्थ वाला जो वे होता है। तो और वही उसका एक इंडिकेशन भी होता है कि अगर स्टॉक नया हाई बना रहा है लेकिन उसमें मोमेंटम कम्प्लीटली लैगिंग है, यहाँ इसको आप अगर आप 535 ऑस्किलेटर के साथ देखेंगे तो उसमें आपको डाइवर्जेंस भी नज़र आएगा। कई बार आरएसआई पे भी आपको डाइवर्जेंस नज़र आएगा, क्योंकि थर्ड वेव में आपको जो आरएसआई मिला था वो फिफ्थ वेव, हालांकि प्राइस तो नया टॉप कर रहा है लेकिन आरएसआई आपको प्रीवियस टॉप के आसपास नहीं मिलेगा। तो इस तरह के डाइवर्जेंसेस आना शुरू हो जाते हैं और वही एक इंडिकेशन होता है कि समवेयर फिफ्थ वेव अभी ख़त्म हो रहा है और यहाँ से आगे फिर एक दूसरा स्ट्रक्चर एक फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है एक कंसोलिडेशन के बाद और एक ऊपर का एलियट स्ट्रक्चर बने, या फिर यहाँ से फिर हमको ए बी और सी रिट्रेसमेंट्स मिलेंगे। तो फिफ्थ वेव खत्म होने के बाद एक पहला ए रिट्रेसमेंट मिलेगा, फिर पुल बैक आएगा बी वाला और फिर सी वाला एक रिट्रेसमेंट मिलेगा और वो यूजुअली एंड होगा फोर्थ वेव का जो बॉटम बना था वहाँ तक का वो सी वेव एक्सटेंड हो सकता है ए बी सी पैटर्न में। तो इस तरह से ब्रॉडली ये एलियट स्ट्रक्चर डेवलप होता है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत उसमें और भी कई सारी चीज़ें देखी जाती है
तो ये रेशोज़ इसमें बहुत मायने रखते हैं। जो फिबोनाची रेशोज़ है उनको बहुत एग्रेसिवली इसमें यूज़ किया जाता है कि फिफ्थ थर्ड वेव का अगर एक्सटेंशन इतना है तो फिफ्थ वेव कितना एक्सटेंड हो सकता है, या फर्स्ट वेव के कितने प्राइस एक्सटेंशन हमको मिल सकते हैं जब पूरा फिफ्थ वेव ख़त्म होने तक। तो इस तरह से काफ़ी सारे उसमें और भी बारीक चीज़ें देखी जाती है in terms of ratios and Fibonacci extensions। लेकिन ब्रॉडली ये एक स्ट्रक्चर है जो बहुत एक ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए काम की चीज़ है। बेसिकली ये आपको मार्केट की एक साइकोलॉजी दिखाता है, इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। और ये 5 वे स्ट्रक्चर है, और ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड इम्पल्स, अपवर्ड इम्पल्स और डाउनवर्ड इम्पल्स दोनों ही फॉर्मेट में हमको ये देखने को मिलता है। दैट इज़ द रीज़न आज हमने इसको सिलेक्ट किया और सोचा कि इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।